जय श्री राम, जय श्री महाकाल। वोडाफोन आइडिया खत्म हो जाएगा, उसके रिवाइवल के कोई चांस नहीं है। जब भी कंपनी स्टेबल होने वाली होती है, एकदम से कुछ ऐसी खबर आती है कि मार्केट में ऐसा डिप आता है जिसकी लिमिट नहीं है। अच्छा खासा 19-20 रुपए पर शेयर चल रहा था, वो आ गया 6 रुपए पे, 7 रुपए पे। तो कंपनी का तो रिवाइवल का कोई चांस नहीं है। ये मार्केट का व्यू है। आपका व्यू ये तब बनना चाहिए जब आपने इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस किया हो, डिटेल एनालिसिस किया हो, जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं। सो प्लीज डोंट टेक इट एज अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन। अगर आपको बाय करना है या सेल करना है इस कंपनी में, तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस लें, वो ज्यादा बेहतर है, और अपना खुद का डिसीजन लें। ये पूरा वीडियो जो मैंने बनाया है नॉलेज पर्पज के लिए, इसको हम पूरा स्टोरी बेस्ड समझने वाले हैं ताकि आपको डिटेल्ड एनालिसिस समझ आए। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कर दीजिए वीडियो और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, सो दैट इट विल बिकम वेरी मोटिवेटिंग फॉर अस ऑल्सो। और कमेंट करके बताइएगा आपको किसी कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाऊंगा। ये भी वीडियो तभी बना है जब बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट किया था कि वोडाफोन आइडिया पे डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए। सो लेट अस बिगिन। कोई भी एनालिसिस होता है तो मैं नॉर्मली उसको कुछ चैप्टर्स में कवर करता हूं, तो इसको भी मैंने 5 चैप्टर्स में कवर किया है। सबसे पहले मैं इसके बिजनेस के ऊपर बात करूंगा। सेकंड, AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, जो कि जिसके कारण ही कंपनी की हालत ऐसी हुई है। थर्ड, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। फोर्थ, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी। एंड फिफ्थ विल बी टेक्निकल्स। तो इन पांचों के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ चीजों की क्लैरिटी ज्यादा होगी, सो दैट यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस ऑल्सो। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं। क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो प्लीज अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा स्लो हो रहा है, 1.5x कर दो स्पीड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको नॉलेज आना चाहिए, आपको कंटेंट पता पड़ना चाहिए, दैट इज द प्राइमरी मोटिव। तो 1.5x करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस की बात करते हैं। अभी अगर आप बात करेंगे कभी भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के बारे में, तो 3 ही दिग्गज नाम आपके सामने आते हैं। एक आता है रिलायंस, दूसरा आता है रिलायंस मतलब जियो, ठीक है, दूसरा आता है वोडाफोन आइडिया, तीसरा आता है भारती एयरटेल। इफेक्टिवली यही है। अभी रिसेंटली BSNL के ऊपर थोड़ा गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, चाहती है कि BSNL भी मार्केट में वापस आए। अब कितना आएगी वो बात का मैटर है, बट अब मैं बोलूं कि 4 कंपनियां हैं, कि हाँ बोल सकते हैं कि 4 कंपनीज हैं। टॉप 10 सेल्यूलर कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में एक कंपनी आती है वोडाफोन आइडिया, इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कंपनी है। उसके बाद भी ऐसी हालत हो गई है कंपनी की। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि 2016 में जियो की एंट्री हुई थी, और जब मोटा भाई जियो लेके आए थे ना, उन्होंने पूरा बिजनेस को डिसरप्ट कर दिया था भाई साहब। उन्होंने बोला क्या चाहिए तुमको, सेल्यूलर नेटवर्क फ्री में देंगे, डेटा फ्री में देंगे, जो भी चाहिए फ्री में देंगे, मोबाइल फोन फ्री में देंगे, बहुत नेग्लिजिबल चार्ज पे देते थे, बट नियर टू फ्री में देंगे। हर एक को आदत लगा दी तुम्हारे हाथ में क्या होना चाहिए, जियो। और ऐसा करने के बाद में ऑब्वियसली बात है, एयरटेल को भी हिट आया, साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया को ज्यादा हिट आया। ठीक है, तो एक तो वो बहुत बड़ा रीजन था। इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं ना, AGR ने पूरा गेम चेंज कर दिया था, तो वो हम चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज AGR। AGR का फुल फॉर्म इज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। इसका मतलब क्या होता है, पहले आप पूरी कहानी समझिएगा ताकि इसका डिटेल्ड एनालिसिस समझ भी आए। AGR का जैसे मैंने आपको बताया मतलब होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। होता क्या है, कंपनीज जितनी भी है टेलीकॉम इंडस्ट्री में, उनको डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट का, उनको टैक्सेस देने पड़ते हैं, चार्जेस देने पड़ते हैं। और ये टैक्सेस में 2 चीजें इंक्लूडेड होती हैं। एक होता है स्पेक्ट्रम चार्ज, जो आपने बहुत जगह सुना भी होगा, वो 2G स्पेक्ट्रम कांड याद आया होगा, तो वो स्पेक्ट्रम के चार्जेस देने पड़ते हैं। और सेकेंड आपको देने पड़ते हैं लाइसेंसिंग फीस। ठीक है, तो 2 चीजों का पेमेंट करना है, उसका नाम होता है टैक्सेस। टैक्सेस में एक हो जाता है क्या, स्पेक्ट्रम चार्जेस, और दूसरा हो जाता है लाइसेंसिंग फीस। स्पेक्ट्रम चार्जेस यूजुअली 3 से 5% तक वेरी करते हैं, 3 से 5% का उसका एक बैंड होता है, और लाइसेंसिंग फीस होती है 8%। तो अगर मैं 5% भी स्पेक्ट्रम यूसेज को लूं और 8% लाइसेंसिंग फीस को लूं, तो 13% का चार्ज देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है कंपनीज को, DOT को। कंपनी देगी किसको, DOT को। अब पंगा यह है 13% किसका? आपने बोला 13% हम दे देंगे भाई, किसका? 13% ऑफ व्हाट? तो डिस्प्यूट इसी चीज के ऊपर है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बोला रुको हम बताते हैं तुम्हें, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं, हम बताते हैं तुम्हें। ये जो देना है ना 13%, ये टोटल सर्विसेज के लिए जो भी आप चार्जेस लेते हो ना, जो भी आपका रेवेन्यू है, आपको उसके ऊपर देना है। ठीक है भाई, जो भी रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ, तो हम तो भैया टेलीकॉम सर्विस भी देते हैं, हम नॉन टेलीकॉम एक्टिविटीज भी होती है, किसी भी कंपनी में होगी।
आज अगर सपोज मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं अपने बिजनेस में, अब सपोज फॉर एग्जांपल मेरे कपड़े का बिजनेस है तो मैं कपड़े का धंधा तो कर ही रहा हूं, साथ ही साथ मैं इन्वेस्ट भी तो करता हूं, मैं रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करता हूं, मैं शेयर्स में भी इन्वेस्ट करता हूं, तो क्या उसको भी डाल दोगे क्या इसमें? तो डीओटी ने बोला हाँ, डीओटी ने बोला सब कुछ। सब कुछ मतलब टेलीकॉम सर्विस और नॉन टेलीकॉम सर्विस दोनों के ऊपर मिलाकर 13% का टैक्स लगान देना पड़ेगा, 13% का। तो भैया टेलीकॉम सर्विस में क्या क्या आता है? टेलीकॉम सर्विस में आता है जो कॉल्स की सर्विसेज होती है, इंटरनेट की सर्विसेज होती है, डेटा की सर्विसेज होती है। पहले मैसेजेस के लिए भी चार्ज लिया जाता था। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब 50 रुपए में 300 मैसेजेस मिलते थे, आप एक दूसरे को मैसेजेस से कम्युनिकेट करते थे। अब तो व्हाट्सएप आ गया तो मैसेजेस बहुत रेयरली यूज होते हैं। तो सेल्यूलर तो यही हुआ ना, टेलीकॉम बिजनेस क्या हुआ? यही तो हुआ। तो नॉन टेलीकॉम बिजनेस क्या होगा? नॉन टेलीकॉम सर्विसेज क्या होंगे? नॉन टेलीकॉम रेवेन्यू क्या होगा? अरे मैंने किसी को डिपॉजिट दिया तो उसने मुझे ब्याज दिया, मतलब किसी को मैंने ब्याज पे पैसा दिया तो ब्याज आया, तो ये तो नॉन टेलीकॉम हो गया। बट आ तो वोडाफोन आइडिया के नाम पे रहा है। उसके अलावा सेल ऑफ असेट किया, उससे प्रॉफिट मिला, तो वो भी डाल दोगे क्या? उसके अलावा हमने स्क्रैप था, हमारे पास में कुछ मशीन थी, उसका स्क्रैप था, हमने वो खत्म किया, तो उसका भी ले लोगे क्या? डिविडेंड हमको आता है, उसको भी ले लोगे क्या? रेंट आएगा, उसको भी ले लोगे क्या? सबको ही ले लोगे क्या? कंपनी ने बोला उनको, डीओटी ने बोला हाँ हम तो सब पे लेंगे। तो तुम्हारा जो भी रेवेन्यू होगा ना उसका टोटल मिलाकर उसका आप 13% हमें चार्ज दे देना। हमको उससे ज्यादा आपसे उम्मीद भी नहीं है, हमको उससे ज्यादा कुछ चाहिए भी नहीं। अब सीधी बात है यार, मतलब कंपनी वाले बोल रहे हैं यार तुम पागल हो गए हो क्या यार, कितना पैसा ले लोगे हमसे, हम कैसे बिजनेस करेंगे? तो यही झगड़ा है। कंपनी ने बोला हम टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम दोनों पे नहीं दे सकते भाई साहब, हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो ये केस फिर आगे गया। अब केस कहां गया? टीडी सैट में। टीडी सैट का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब उधर कंपनी गई, कंपनी बोल रही है यार डीओटी को समझाओ, ये हमसे टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम दोनों के ऊपर 13% चार्ज करने की बात कर रहे हैं, हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो फिर डीओटी टीडी सैट ने बोला यार बात तो तुम सही बोल रहे हो, तो ये जो टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम को मिलाकर जो अमाउंट बनता है ना उसको बोलते हैं एजीआर। इन्होंने एक नई डेफिनेशन निकाली एजीआर की कि भैया 13% देना है, किसके ऊपर देना है? जो टेलीकॉम सर्विस है और नॉन टेलीकॉम है दोनों को मिला के देना है। तो हमने बोला रुको 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 रुको, डीटी सैट ने एक नई डेफिनेशन निकाली, उसका नाम था एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो जितनी आपकी टोटल रेवेन्यू आ रही है टेलीकॉम और नॉन टेलीकॉम को मिला लो, उसमें से कुछ चीजें हैं जो मैं आपको माइनस करने देता हूं, उसके ऊपर मत भरना बस। तो भैया किसके ऊपर मत भरना? तो उन्होंने बोला जो आपकी कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट मतलब वो सेल ऑफ असेट वाली है, उसको इंक्लूड मत करो, वो तुम्हारा धंधा नहीं है, वो अलग सी चीज है, वाजिब बात है। उसके अलावा जो आपका नॉन कोर बिजनेस है, आपका कोर बिजनेस क्या है? टेलीकॉम। तो जो टेलीकॉम के अलावा अगर आप किसी से कुछ रिसीट ले रहे हो, कुछ पैसा आ रहा है, उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ये भी वाजिब बात लगी। उसके अलावा इन्होंने बोला प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट अगर है तो उसके ऊपर भी आपको एजीआर ये जो आपका 13% है वो भरने की जरूरत नहीं है, सही लग रहा है। डिविडेंड भरने की जरूरत नहीं है। कहीं आपको रेंट मिल रहा है, आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी रेंट पर दी, वोडाफोन आइडिया ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी, उधर रेंट मिल रहा है, उसके ऊपर भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, ये भी बात सही लग रही है। उसके अलावा इंटरेस्ट पे नहीं, मिसलेनियस इनकम पे नहीं। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो वो सिर्फ टेलीकॉम पे लेने की बात कर रहा है, नॉन टेलीकॉम की बात नहीं कर रहा है। कंपनियां तो यही चाहती थी ना, कंपनी तो चाहती थी कि भैया हमको सिर्फ टेलीकॉम पे ले लो हमसे टैक्स, नॉन टेलीकॉम पे क्यों ले रहे हो? अब इस बात से दुखी कौन होगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने ये टीडी सैट का जो डिसीजन आया था ना एजीआर के ऊपर, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका लगा दी। सुप्रीम कोर्ट को बोला यार इनको समझाओ, कंपनी को 13% टैक्स देना है और वो सब पे देना चाहिए। ये टीडी सैट वाले कुछ भी बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमारा एजीआर की डेफिनेशन उसमें हटा दिया, उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने हटा दी, हमारे पास रेवेन्यू नहीं आएगा, हम डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम रन कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ यार तुम बात तो सही बोल रहे हो, तो एक काम करो यार सबको इंक्लूड करो, ये जो एजीआर की जो डेफिनेशन दी है ना टीडी सैट में उसको मान्य नहीं माना जाएगा, इसमें दोनों को इंक्लूड करो। अब जब इंक्लूड किया तो फिर कंपनियां दुखी, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ना यार, अब तो फिर कंपनी दुखी होना वाजिब भी था। तो फिर क्या हुआ? तो 2020 तक एक कैलकुलेशन किया गया टिल 2020। अभी मैं कहानी जो बता रहा हूं वो पिछले 7-8 साल की है, 8-9 साल की है इनफैक्ट। तो इनकी कैलकुलेशन हुई, बट एक चीज नोट करना है, ये तब हुआ जब मार्केट में एक नया प्लेयर आया था 2016 में। कौन आया था कमेंट करके बताना मुझे, किसके कारण हो रहा है ये भी कमेंट करके बताना, ठीक है? ज्यादा नहीं बोल सकता मैं, ठीक? तो 23,000 करोड़
का 2020 तक पूरी कंपनी से बकाया था 23,000 करोड़। अब क्योंकि कंपनियां पे नहीं कर रही थी तो उसके ऊपर इन्होंने ब्याज लगाया, पेनल्टी लगाया, ब्याज लगाया पेनल्टी के ऊपर भी, और इसको करने के बाद 94,642 करोड़ का एक रेवेन्यू ड्यू बचा जो डीओटी को लेना था इन कंपनियों से। और फिर स्पेक्ट्रम चार्जेस थे करीब 46,000 करोड़ के। तो मोटा माटी सब कुछ मिला मुलू के ना वो करीब करीब 1,47,000 करोड़ बन गया। अब इतना बड़ा रेवेन्यू बन गया। तो सितंबर 2020 में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने तब बोल दिया था कि भैया नहीं 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 नहीं, तुमको ये तुम आधा आधा करने की सोच रहे हो, ये नॉन टेलीकॉम के ऊपर अलग सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई माफी वाफी कुछ नहीं है, सब भरना पड़ेगा। तो हालत और खराब हुई। और तब तो भैया कोविड आ चुका था और गड़बड़ हो गई हालत। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एक काम करो, तुमसे अभी पूरा पैसा नहीं लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके लेंगे। तो उनको क्या बोला, तुम 10% अभी भर दो, ठीक है। जो ये एजीआर हमने निकाला 1,47,000 करोड़ का, 10% अभी भर दो। ये सिर्फ वोडाफोन की नहीं है, ये सारी कंपनीज का मिला के। वोडाफोन का कितना होगा तुम अभी बताऊंगा आगे जाके। तो 1,47,000 करोड़ का 10% अभी तुम भर दो 31 मार्च 2020 तक, ठीक है। और उसके बाद 31 मार्च 2031 तक, मतलब 11 साल दिए हैं कंपनियों को टुकड़ा 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 करके एनुअल इंस्टॉलमेंट में भरने के लिए। सुप्रीम कोर्ट है यार, गवर्नमेंट कभी भी किसी के साथ बुरा तो नहीं करती है। बाकी आप कमेंट करके बताना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, 10% ऑफ एजीआर तुम अभी भर दो और उसके बाद में जो बचा हुआ होगा उसको बैलेंस कर देंगे, 11 साल में धीरे धीरे पे करते जाना, ठीक। अब हो क्या रहा है, बहुत सारी कंपनीज इंक्लूडिंग वोडाफोन आइडिया बार बार इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट में याचिका, ये सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रही है कि माई बाप प्लीज ये जो कैलकुलेशन है ना इसको थोड़ा सा रिकैलकुलेट कर दो, हमारी हालत खराब हो जाएगी, बहुत हालत खराब हो जाएगी। बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला, अभी रिसेंट की बात है ये, करीब 2-3 महीने पहले भी एक वर्डिक्ट आया जिसके बाद जो 16 रुपए का वोडाफोन आइडिया बेचारा ऊपर चल रहा था ना, वो सीधा 7 रुपए पे आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है हम नहीं करेंगे रिकैलकुलेट, तुमको उसी पे ही भरना पड़ेगा, कोई ये तुम बार बार याचिका मत दो। तो वोडाफोन आइडिया इतना दुखी क्यों हो रहा है? जियो के पास में 2016 के बाद के ड्यूज हैं, इन लोग के ड्यूज 2008-9 से हैं, 8-9-10 के करीब करीब है। तो इतने साल का जो बड़ा सा चंक है ना, वो तो जियो को तो भरना ही नहीं। जियो बोला कोई बात नहीं, कितना देना है, हमारे पास है पैसा, हम दे देंगे। वोडाफोन आइडिया के पास है ही नहीं। अब ये पूरी कहानी है एजीआर की, जो वोडाफोन आइडिया की कनेक्ट हो रही है। तो यहां से हमें ये समझ में आएगा कि कंपनी के साथ में एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कंपनी क्यों इतनी परेशान हो रही है, कंपनी की हालत क्यों प्रॉब्लमैटिक बन रही है। तो अभी तक मेरे को लगता है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। लेट्स कम टू थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करूं, अब कंपनी को ये ड्यूज तो पे करने 31 मार्च जब भी आती है इनकी हालत खराब होने लग जाती है, ठीक है। तो कंपनी क्या करिए, डेट ले लेके अपनी कहानी बना दी है। तो कंपनी के आज की तारीख में डेट है 2,50,000 करोड़ का, 2.5 लाख करोड़ का डेट है, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 52,000 करोड़ का है। मतलब कंपनी की टोटल वैल्यू 52,000 करोड़ है और 2.5 लाख करोड़ का डेट है, उधारी है। तो ऑटोमेटिकली पूरे शेयर्स को भी बेच देंगे, कंपनी को भी बेच देंगे, तो भी ये डेट नहीं चुका पाएंगे। तो ये दिक्कत है। सेल्स की अगर मैं बात करूं, परफॉर्मेंस की बात करूं, सेल्स कंसिस्टेंट है, अच्छी खासी बढ़ रही है। इनफैक्ट मार्च 2013 में 22,400 करोड़ की सेल्स थी, मार्च 2016 में 36,000 करोड़ के करीब करीब बैठी, 2017 में 35,000 करोड़ और 2024 में करीब 22,000 करोड़ की, क्योंकि अब सब्सक्राइबर्स कम होते जा रहे हैं, लोगों को थोड़ा भरोसा कम होते जा रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करूं तो जो 2013 में 6,000 करोड़ के करीब करीब था, 2016 में 11,700 करोड़ का था, 2017 में 10,200 करोड़ का, और अभी क्योंकि सेल्स कम हुई है बट फिर भी 40% के करीब करीब इनके पास ऑपरेटिंग मार्जिन है। क्यों अच्छा नहीं लगेगा बिजनेस? जब ऑपरेटिंग मार्जिन इतना बढ़िया है तो क्या प्रॉब्लम है? कंपनी का बिजनेस तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पंगा ये फाइनेंशियल्स खराब हो गए, ब्याज जो कि इनकी हालत खराब कर रहा है। मार्च 2013 में 1,000 करोड़ के करीब करीब ये ब्याज भरते थे। मार्च 2016 तक कहानी ठीक थी, 2016 में पता नहीं कोई नई कंपनी आई, वो कमेंट करके बताइएगा कौन सी कंपनी आई। उस कंपनी के आने के बाद में इनका ब्याज हो गया है 2017 में 4,000 करोड़ का, और अब ये ब्याज भर रहे हैं 12,000 करोड़ का।
बस यहां पर प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। नेट प्रॉफिट एक जमाने पे 2013 में 1000 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो 2016 में 2700 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, और 2017 में पता नहीं 2016 में कौन सी कंपनी आई जिसके बाद में -400 करोड़, और अभी 13,700 करोड़, मेरे को ही पसीना आ रहा है, 13,700 करोड़ का लॉस चल रहा है कंपनी को। तो बोरोइंग का लफड़ा है। जो 2013 में बोरोइंग थी 14,000 करोड़ की, वो बढ़कर हुई 2016 में 40,000 करोड़ की, 2017 में 55,000 करोड़ की, और अब हो गई 2.5 लाख करोड़। कैलकुलेटर पे फिगर भी सेट नहीं होंगे आपके, इतना उनका डेट है। तो देखो दिक्कत तो है। क्वार्टरली की अगर मैं बात करूं ना, क्वार्टरली सेल्स इनकी ठीक ठीक चल रही है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इनकी सिर्फ एक ही जगह पे आ रही है। अब ठीक है, जो प्रॉब्लम है तो है, उसमें अपन क्या करेंगे, वही तो दिक्कत आ रही है। अब आगे अपन बात करते हैं, एक फंडामेंटल होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में ARPU, दैट इज बोलते हैं आरपू हम उसको प्यार से बुलाते हैं आरपू। आरपू का मतलब क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एक यूजर कितना खर्चा करता है अपने मोबाइल फोन के ऊपर इन कंपनीज में, तो इसके ऊपर भी बात कर ले क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल फिगर होते हैं। वोडाफोन आइडिया लेता है एक यूजर से करीब 156 रुपीज, ठीक है, जो कि एयरटेल लेता है करीब करीब 233 रुपीज, और जियो लेता है 195, तो उसमें भी ये थर्ड नंबर पे है। यूजर वाइज अगर मैं बात करूं तो जियो के पास में आज की तारीख में 448 मिलियन यूजर्स हैं, एयरटेल के पास में 383 मिलियन है, और इनके पास में 178 मिलियन ही बचे हैं। इनका मार्केट साइज भी कम होते जा रहा है ना यार, क्योंकि हालत खराब होती जा रही है, तो वहां पे गड़बड़ है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो बहुत दिक्कत है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। रही बात स्टेक होल्डिंग की बात करें तो पहले इनके पास प्रमोटर्स के पास काफी होल्डिंग थी, अब धीरे धीरे कम हो गई, करीब 37% ही बची है। इनका मेजर स्टेक एक गवर्नमेंट के पास भी है, दैट इज 23% तो गवर्नमेंट के पास है। क्यों? जब भी ये गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, बोलता है हमारा शेयर ले लो यार, हमारे पास पैसा नहीं है। और FIIs ने अभी रिसेंटली इन्वेस्ट करना चालू किया है, बट क्योंकि FIIs अभी पिछले 2-3 महीने से भागने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया से, तो इसके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा। बट सितंबर 2024 तक 12.5% तो इनके पास FIIs थे, तो ये पॉजिटिव बात है। यहां से थोड़ी सी उम्मीद जागती है। आई एम नॉट सेइंग कि यहां से कंपनी एकदम रिवाइव हो जाएगी, क्या ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं, बट हाँ ये थोड़ी सी पॉजिटिव इंटेंट तो इसमें दिखता है। तो ये हो गई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, बैलेंस शीट की हालत खराब है। उसके अलावा अगर मैं सिर्फ एक ही पॉइंट मेरे को पॉजिटिव लगता है, दैट इज कि FIIs इसमें खरीदे जा रहे हैं, दैट इज गुड। तो लेट्स कम टू फोर्थ चैप्टर, दैट इज फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। वोडाफोन आइडिया ने मोटोरोला के साथ पे टाइप्स किए हैं, और ये क्या कर रहे हैं, इंडस टावर के साथ मिलकर अलग अलग कंपनीज के पास में भी फंड्स इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। 18,000 करोड़ का इन्होंने FPO लॉन्च किया था, विच वाज अ सक्सेसफुल FPO इन 2024, जिसमें से 2,000 करोड़ तो आदित्य बिरला ग्रुप ने ही डाले थे, बाकी 16,000 करोड़ बहुत लोगों ने लिए है इसमें। अब वो लिए थे करीब 12 रुपए के करीब करीब, अब वापस 7 रुपए आ गया है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, कंपनी को रिवाइव करने के लिए सपोर्ट की बहुत जरूरत है। एकदम से ऐसे एकदम छट से सपोर्ट हो जाएगा, जब से रिवाइव हो जाएगी, उसके चांसेस नहीं है। तुम सोचोगे कि आज इन्वेस्ट करके हो सकता है ये 2-3 साल के अंदर हमको 70-80 रुपए का रिटर्न दे देगी, क्या? उम्मीद कम है, क्योंकि फाइनेंशियल्स बहुत खतरनाक है। ठीक है, हाँ अगर कंपनी बंद हो गई तो फिर मतलब नो वन नोज दैट, राइट? बट कोशिश तो गवर्नमेंट कर रही है कि यार अगर सपोज वोडाफोन आइडिया बंद हो गई तो मार्केट में सिर्फ 2 ही कंपनीज बचेंगी, एयरटेल और जियो। अब इन दोनों के ऊपर अगर टेलीकॉम मार्केट सिर्फ रख दिया तो ऑटोमेटिकली इन दोनों ने अगर मिलके काम करना चालू कर दिया ना, तो पूरे मार्केट की धज्जियां उड़ जाएंगी, और ये नए प्लेयर्स को इतनी आसानी से एंटर करने देंगे नहीं। तो गवर्नमेंट भी नहीं चाहती है कि हमारा जो थर्ड प्लेयर है वोडाफोन आइडिया, वो अभी मार्केट से बाहर निकले। ठीक है, अब ये तो देखो, जो ऐसा कोई गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, बट जो दिख रहा है वो बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स मुझे बहुत ज्यादा खराब नहीं दिखते हैं। रिस्क वाइज मैंने कितना लिया हुआ है मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 5, दैट इज टेक्निकल्स। 5.8 इज द क्रिटिकल सपोर्ट। पहले तो 6 रुपए 60 पैसे क्रिटिकल सपोर्ट है कंपनी का, उसके बाद 5.8 है, और उसके बाद 2.5। मतलब यार देखो, है तो दुखद नंबर्स। ठीक है, कंपनी जिस हिसाब से काम करी उस हिसाब से नंबर्स तो अच्छे नहीं है। 12 रुपए पर एक रेजिस्टेंस है, और दूसरा रेजिस्टेंस है 18 से 19 रुपए में, 7 रुपए पे चल रहा है। मैंने क्या किया है मैं आपको बता देता हूं। मेरे टोटल पोर्टफोलियो में करीब 2% का जो है वो वोडाफोन आइडिया है।
मतलब अगर सपोज मेरा 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है तो मेरा 2,000 रुपये लगा हुआ है वोडाफोन आइडिया में, मैं उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं पैसा नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरा एक विजन है। पेनी स्टॉक्स और जिस इतने रिस्की स्टॉक्स होते हैं उसमें मैं वैसे भी इन्वेस्ट करने में थोड़ा सा डरता हूँ, थोड़ा सा डरपोक हूँ यार इस मामले में। तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है कि मैं ऐसी कंपनी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहूँ। तो ये मेरा व्यू है। आपका व्यू आपको खुद बनाना है, क्योंकि ये बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एक बार वापस रिमाइंड करा दूँ, उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की एडवाइस लेना ज़रूरी है और अपना डिसीजन आप खुद लीजिएगा प्लीज़। ये एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं अपना व्यू इसलिए बताता हूँ, मैं अपनी पोजीशन इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता रहे कि जिसका वीडियो हम इतनी देर से देख रहे हैं वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है इस कंपनी में। सो प्लीज़ टेक इट दैट वे एंड टेक इट इन अ पॉजिटिव वे सो दैट इट कैन बी बेनिफिशियल फॉर यू फॉर नॉलेज पर्पज़। सो आई होप कि आपको वोडाफोन आइडिया की कहानी बिल्कुल समझ में आएगी और कमेंट करके बताइएगा अगर आपको अच्छी लगी कि नहीं। साथ ही साथ वोडाफोन आइडिया के अलावा आपको और किसी कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियो चाहिए तो प्लीज़ बिल्कुल कमेंट करिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर बनाऊंगा वीडियो। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।